और सबसे पहले काउंटडाउन 57 डेज टू गो। 57 दिन बाकी हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दूसरी रिटायरमेंट और मुल्क में नए आर्मी चीफ के आने में। अब चलते हैं ज़रा आज की अहम खबरों की तरफ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बाकी मानदा दिन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए और पूरे खिते के लिए मुश्किल होंगे। आज जो पहली खबर है वो इसी सिलसिले में आपके सामने रखते हैं। जब फील्ड मार्शल साहब ने टेक ओवर किया था, दूसरे लफ्ज़ों में एक किस्म का अनअनाउंस्ड मार्शल लगाया था, मुल्क के इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया था, तो पहले वाले डिक्टेटर्स की तरह, पहले वाले तमाम आर्मी चीफ्स की तरह इन्होंने भी आवाम को दूध और शहद की नहरें बहाने के वादे किए थे। जो भी डिक्टेटर आता है वो ये समझता है कि आवाम क्योंकि गुर्बत से पिस रही है। पाकिस्तान के अगर 78 साल का अहवाल देखें तो आबादी तेज़ी से बढ़ती रही है, प्रोडक्टिविटी कभी भी हम उस तरीके से बढ़ा नहीं सके। अपनी एक्सपोर्ट, स्किल्ड लेबर, अपनी एजुकेशन, अपनी टेक्निकल ट्रेनिंग और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिन पर जो हम कर सकते थे वो हमने उस तरीके से नहीं किया। दिन ब दिन हो क्या रहा है, लोग गरीब हो रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी मुश्किल होती जा रही है। आज से 10 साल पहले जितनी ज़िंदगी मुश्किल थी उससे आज बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और आज से 10 साल पहले ज़िंदगी उससे पहले वाले 10 साल से ज़्यादा मुश्किल थी। तो बतदरीज आवाम जो है वो चक्की के दो पार्टों में पिसती जा रही है। जो भी आर्मी चीफ आता है उसको ये पता होता है कि ये जो माशी इनकलाब है इसका मंजन बेचूंगा तो बड़े आराम से बिकेगा। यही काम आसिम मुनीर साहब ने किया। याद कीजिए, जब इन्होंने टेक ओवर किया तो इन्होंने सुहाने ख्वाब दिखाने शुरू किए। इन्होंने लाहौर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मुलाकातें की। इन्होंने कराची एक दफ़ा नहीं, जैसे महमूद गजनवी ने पता नहीं कितने सोमनाथ के मंदिर पर हमले कर डाले थे, इसी तरह इन्होंने हमला तो कहीं नहीं किया था, लेकिन पै दर पै इन्होंने विज़िट किए थे, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बिज़नेस कम्युनिटी के साथ बातचीत की थी। हमें तो इसका पता नहीं चलना था। बहुत ही मशहूर और बहुत ही मारूफ और बहुत ही मंजे हुए पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के जो जर्नलिस्ट हैं कामरान खान साहब, उन्होंने बताया था, और एक बार नहीं 2 बार उन्होंने बताया था कि कराची के अंदर इन्होंने वादा किया था कि मैं 1 साल के अंदर अंदर मीशत जो है उसको टर्न कर दूंगा, बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर वारे न्यारे आ जाएंगे। इन्होंने कारोबारी लोगों से वादा किया था कि मैं तमाम की तमाम स्मगलिंग बंद कर दूंगा, और यहाँ तक कहा था कि जो सदरन कमांड के कोर कमांडर हैं जो बलूचिस्तान के इलाकों को देखते हैं उनको अहकामात दे दिए हैं कि तेल की, जो ऑयल की, पेट्रोलियम की प्रोडक्ट्स हैं, डीजल, पेट्रोल, उन सब की जो स्मगलिंग है उसको फौरी तौर पर बंद किया जाए। फिर उन्हें बताया कि SIFC किस तरीके से इनकलाब ला रही है पाकिस्तान में। फिर बताया कि कैसे मैं यहाँ पर $100 अरब से ज़्यादा की मईशत अपनी इन्वेस्टमेंट ला रहा हूँ। फिर सऊदी अरब, कतर, कुवैत, UAE हर जगह से 25-25 अरब। यहाँ तक एक महफिल में कह डाला कि मोहम्मद बिन सलमान साहब से तो अपनी यारी है, उनसे 25 अरब लेंगे और बाद में मैं उन्हें बताऊँगा कि $10 अरब मैंने कोई वापस नहीं करने, वो अब हमारे हो गए। आपको लग रहा होगा मैं मजाक कर रहा हूँ, ये वाकई रिपोर्ट हुआ था। एक छोटी सी आपको झलक मैंने दिखानी है कामरान खान साहब ने कैसे रिपोर्ट किया था, लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि अब प्रॉक्टर एंड गैम्बल भी पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है। आप कहेंगे इतनी बड़ी खबर कैसे हो गई, एक कंपनी छोड़ के जा रही है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल एक कंपनी नहीं है बल्कि समंदर है। एक ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी है जिसकी 20 प्रोडक्ट्स आप हर रोज़ घर में इस्तेमाल करते हैं। आपको ये स्क्रीन पर दिखाते हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं या बिजनेस पोर्टफोलियो है जो प्रॉक्टर एंड गैम्बल का पाकिस्तान के अंदर है। साबुन, शैम्पू और पता नहीं क्या कुछ आप उन्हीं का, या आप में से बहुत सारे उन्हीं का बनाया हुआ इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ये एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयर भी है। मल्टीनेशनल कंपनी थी तो जाहिर है अच्छी तनख्वाह देते थे। इनके तकरीबन जून के अंदर इन्होंने 7,000 नौकरियां ख़त्म की थी। अब जो इनके पास एम्प्लॉयज़ थे, जाहिर है जैसे मैंने कहा कि मल्टीनेशनल कंपनी थी, अच्छी तनख्वाह देते थे, तो वो अपने घर में ड्राइवर भी रखते होंगे, एक या एक से ज़्यादा, खानसामा भी रखते होंगे, को बाकी भी कोई हेल्प के लिए भी किसी को रखते होंगे, फिर कोई चैरिटी भी करते होंगे जाहिर है, और उनके बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते होंगे। पूरा एक सप्लाई चेन बन गया ना, पूरा एक इकोसिस्टम बन गया। वहाँ पर स्कूलों में टीचर्स होंगे, उनको तनख्वाहें मिलती होंगी। अब ये जो 7,000 लोग बेरोज़गार हुए हैं, इनको ज़रा मल्टीप्लाई कर लीजिए पूरे इकोसिस्टम के ऊपर, इसके क्या असरात होंगे। फिर प्रॉक्टर एंड गैम्बल का बिजनेस से चले जाना, इसके जो ओवरऑल पाकिस्तान के बिजनेस पर, इन्वेस्टर के ट्रस्ट पर इसका असर पड़ना है वो कितना ज़्यादा होगा उसको भी। लेकिन पहले आपको ज़रा हम एक छोटा सा क्लिप दिखा दें कामरान खान साहब का कि उस वक्त वो कैसे रिपोर्ट कर रहे थे कि फील्ड मार्शल ने क्या कहा है।
कल रात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर कराची तशरीफ लाए और कराची में तकरीबन 50 बिजनेसमैन के साथ उन्होंने बहुत अहम बात की है, बहुत अहम उनकी गुफ्तगू हुई है। एक नए अज़्म के साथ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि ये जो निज़ाम है इस वक्त जो काम कर रहा है, रियासत पूरी क़ुव्वत से पाकिस्तान को इस वक्त दरपेश जो माशी मसाइल हैं, जो तमाम इशूज़ हैं, उनको कन्फ्रंट करेगी और इसका फौरी तौर पर इसके हवाले से एक बहुत बड़े ऑपरेशन का आगाज़ होने वाला है। इस ऑपरेशन के आगाज़ का बुनियादी हदफ यह है कि पाकिस्तान की मईशत को संभाला जाए और इसके लिए जनरल आसिम मुनीर ने बहुत ही पुरअज़म अंदाज में, बहुत ही मुस्तहकम अंदाज में कल इन बिजनेसमैन की मीटिंग में खास तौर पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो माशी हमवारी और माशी बेहतरी के जो इक़दाम किए जाएंगे उनमें सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि स्मगलिंग की बेखनी की जाएगी, मुकम्मल तौर पर स्मगलिंग का खात्मा किया जाएगा। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि इस वक्त जो ईरान के रास्ते पाकिस्तान में तेल की स्मगलिंग हो रही है, इसको जीरो की सतह पर लाया जाएगा, इसका मुकम्मल तौर पर खात्मा किया जाएगा। सुन लिया आपने। अब जब उन्होंने ये रिपोर्ट किया तो 6 महीने के बाद ही पाकिस्तान के अंदर बिजनेस रिकॉर्डर नामी अखबार ने खबर दी कि जो स्मगलिंग है उन्हीं चीज़ों की, उसी बॉर्डर से जहां पर फील्ड मार्शल साहब ने कहा कि ये बंद हो जाएगी और मैंने अहकामात दे दिए, 15% बढ़ गई। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की पाकिस्तान के अंदर स्मगलिंग बढ़ गई। अब जाहिर है उस स्मगलिंग से किस किस को फ़ायदा होगा? एक तो स्मगलिंग करने वाले को फ़ायदा होगा जो कर रहा है अंदर, फिर उसको जितने भी लोग फैसिलिटेट कर रहे होंगे उनको फ़ायदा होगा, वो भी एक चेन होगी। उस चेन के अंदर जाहिर है जो बॉर्डर की सिक्योरिटी जिनके पास है, जिन्होंने उन्हें गुजरने देना है, वो भी वहाँ से माल बनाएंगे। तो इसलिए आप अब खुद ही समझ सकते हैं कि ये जो अरबों रुपए का वहाँ से घोटाला हो रहा है ये कहाँ तक पहुँचता होगा। अब मामला यहाँ पहुँच गया कि वही कामरान खान साहब, उनका कसूर तो नहीं, तो गुड फेथ में ही तब भी बता रहे होंगे, वो बता रहे थे कि मुल्क में फील्ड मार्शल की वजह से वारे न्यारे हो जाने। अब वो क्या रिपोर्ट कर रहे हैं वो हम आपको स्क्रीन पर साइड पे दिखा रहे हैं, लेकिन बोलता जा रहा हूं आपको पता चले आज उन्होंने भी रिपोर्ट किया और भी बहुत सारे लोगों ने ये रिपोर्ट किया है। कल हमने आपको बताया था कि गुल अहमद का जो एक्सपोर्ट यूनिट था वो बंद कर दिया उन्होंने। गुल अहमद टेक्सटाइल बड़ा नाम था, अब वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे, वजूहात भी आपको बताई थी। अब ज़रा एक दफ़ा फिर इन जो 2-2.5 साल फील्ड मार्शल साहब के हैं, इनके कारनामे, इनका, क्योंकि अब ये रिटायर होने वाले हैं और 57 डेज़ रह गए हैं, तो अपने इन 3 सालों में इन्होंने पाकिस्तान को क्या दिया है वो आपके सामने रखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान छोड़ के चली गई, ऊबर पाकिस्तान छोड़ के चली गई, क्रीम जो ऊबर की तरह की ही टैक्सी सर्विस थी पाकिस्तान छोड़कर चली गई, शेल पूरी दुनिया में एक बड़ी पेट्रोलियम की कंपनी पाकिस्तान छोड़ के चली गई, टेलीनॉर बड़ी टेलीकॉम कंपनी, स्कैंडिनेवियन नॉर्वेजियन कंपनी पाकिस्तान छोड़कर चली गई, यामाहा पाकिस्तान छोड़ के, मोटरसाइकिल बनाते थे, जापान के वन ऑफ द ओल्डेस्ट जो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ यूनिट था उनका, वो पाकिस्तान छोड़कर चले गए। टोटल जो फ्रेंच कंपनी थी पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया में बड़ी पेट्रोलियम कंपनी है शेल की तरह, वो पाकिस्तान छोड़ के चले गए। फाइजर फार्मास्यूटिकल बड़ी कंपनी पाकिस्तान छोड़ के चली गई। सनोफी ये भी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, पाकिस्तान छोड़ के चली गई। इलाई लिली ये भी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है दुनिया की, ये भी पाकिस्तान छोड़ के चली गई। बायर बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, पाकिस्तान छोड़ के चली गई। सादा पे ये भी एक, आप इसे समझिए कि जैसे जैज़ पे और इस तरह की कंपनी थी, ये भी पाकिस्तान छोड़कर चली गई। एयरलिफ्ट ये ऊबर और क्रीम की तरह बसेस में लोगों को ऊबर तरह की सर्विसेज फ्राहम करती थी, अच्छी इन्वेस्टमेंट थी, पाकिस्तान जैसे मुल्क को इस तरह की कंपनी की ज़रूरत थी, ये भी पाकिस्तान छोड़ के चली गई। इसी तरीके से इसी तरह की एक और कंपनी थी SWVL, वो भी पाकिस्तान छोड़ के चली गई। इसी तरह प्रॉक्टर एंड गैम्बल का हमने आपको बता दिया, और मेरा ख्याल जिलेट पाकिस्तान भी अब छोड़ देगी, वो भी मेरा ख्याल प्रॉक्टर एंड गैम्बल के साथ ही काम करती है या उसी का हिस्सा है। ये कुछ चीज़ें हैं, इसके साथ साथ 1800 टेक्सटाइल के यूनिट्स जो हैं, जी हाँ 1800 टेक्सटाइल के जो यूनिट्स हैं वो पाकिस्तान में बंद हो गए। इमरान खान के ज़माने में फैसलाबाद में 50,000 पावर लूम नहीं लगी थी और लोगों को मज़दूर नहीं मिलते थे। हम जब फैसलाबाद जाते थे तो ये गिला करते थे जो वहाँ पर टेक्सटाइल ओनर्स थे कि उन्हें मज़दूर नहीं मिल रहे इतनी तेज़ी से। 450 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पाकिस्तान ने, और लोगों को लोन दिया था ताकि वो इन्वेस्ट कर सकें और अपनी फैक्ट्रीज़ की कैपेसिटी बढ़ा सकें। एक तरफ पाकिस्तान फल फूल रहा था, पाकिस्तान की इकॉनमी 6% से ऊपर चली गई थी GDP ग्रोथ, और आज पाकिस्तान मनफी में जा रहा है, बार बार जा रहा है, मतलब हर साल जा रहा है। फील्ड मार्शल के 3 साल तो ख़त्म हो गए, उम्मीद करते हैं रिटायर होकर भी घर चले जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि जो उनके पीछे 5 जनरल हैं उनमें से किसी को मौका दिया जाएगा कि वो आर्मी की अब भागदौड़ संभालें, लेकिन जो इन 3 सालों में ये पाकिस्तान की तबाही करके गए हैं वो कभी भी वापस नहीं आएगी। इनको उम्मीद यही थी कि अब इसराइल के अमन मुआहदे को मान लेंगे,
अब फलां कर लेंगे, अब फलां कर लेंगे तो पाकिस्तान के वारे न्यारे हो जाएंगे। लेकिन आज उन्हीं कामरान खान साहब को मजबूर होकर, क्योंकि ज़ाहिर है जर्नलिस्ट का काम तो जो ग्राउंड पर सूरत हाल है उसने उसी को बयान करना है। कामरान खान साहब ने अपने आप से तो स्टेटमेंट्स बनाई नहीं थी जो आर्मी चीफ ने दी थी, इन्हीं को शौक चढ़ा था कराची जाकर एक बार नहीं 2 बार इन्होंने बिजनेस कम्युनिटी के साथ बड़ी मीटिंग्स की और उन मीटिंग्स के अंदर इस चीज़ का इजहार किया कि मैंने पाकिस्तान को बदल देना है। सूरत हाल आपके सामने है, दिगरगू है। मैंने अभी आपको सिर्फ इंटरनेशनल चीदा चीदा कंपनीज जो हमारे सामने हैं उनका अहवाल बताया है, लेकिन इनमें एक एक कंपनी जो है उसके आगे से 20-20, 30-30 यूनिट्स होंगे। मीन वो आगे से असल में 20-20, 30-30 कंपनीज हैं। अगर प्रॉक्टर एंड गैम्बल की बात करें तो उनके पता नहीं कितने सारे तो साबुन ही जो आप इस्तेमाल करते हैं, कितने सारे तो हेड एंड शोल्डर, पैंटीन, पर्ट प्लस और पता नहीं कौन कौन सा शैम्पू वो बनाते हैं। कहने की बात मेरी ये है कि वो एक एक शैम्पू एक एक डिफरेंट फैक्ट्री में बनता है, हज़ारों लोग वहाँ पर काम करते हैं। तो ये एक कंपनी नहीं जा रही, ये दर्जनों के एतबार से प्रॉक्टर एंड गैम्बल जब जाएगा तो आप ये समझें कि दर्जनों के एतबार से कंपनीज जो हैं वो बंद होंगी, हज़ारों की तादाद में एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बेरोज़गार होंगे। तो ये फील्ड मार्शल साहब का तोहफा है। लेकिन दूसरी तरफ आज ही की खबर हम आपको दें, फिर हमने आपको और भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग जहत बतानी है। फील्ड मार्शल साहब ने एक और काम डाला है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले कोर कमांडर पेशावर, जी हाँ, जनाब लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी साहब आज जनरल बुखारी तशरीफ़ लेके गए हैं पेशावर की जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर में। वहाँ पे तलबा और असातिज़ा के साथ बातचीत की, सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीलन गुफ्तगू की। कोर कमांडर ने तालीमी माहौल, तहकीक और समाजी तरक्की में यूनिवर्सिटी के किरदार को सराहा। जामे पेशावर के साथ कराम ने कोर कमांडर को यूनिवर्सिटी की तालीमी सरगर्मियों, तहकीकी मनसूबों और माशरती खदमात से आगाह किया। कोर कमांडर पेशावर ने मुल्की अमनो अमान और सिक्योरिटी चैलेंजेस से मुतल्लक हमारे सवालात के तफसीली जवाब दिए। ये टिकर जारी हुए हैं, तो स्टूडेंट आयशा नूर बता रही हैं ये आज अवाम और पाक फ़ौज के दरमियान पाए जाने वाली गलत फहमियाँ दूर हो गई, मुकम्मल ही दूर हो गई। स्टूडेंट मोहम्मद फवाद हैं, उन्होंने कहा कि आज सब कुछ ठीक हो गया, हमें तमाम सवालात के तसल्ली बख्श और वाज़े जवाबात मिले और हमारे बाहमी एतमाद में इजाफा हुआ। बताइए स्टूडेंट बेचारा इस तरह के अल्फाज कहेगा, इतनी अच्छी उर्दू। मैं ये नहीं कह रहा कि वो स्टूडेंट लाहौर का हो, पेशावर का हो, तो इन सब स्टूडेंट्स की ज़रा उर्दू चेक कीजिए। ये सब फैक्टिशियस लाइनें लिखी हुई हैं। कोर कमांडर साहब वहाँ गए हैं, ये वही जो झड़प हुई थी इंडिया के साथ उसके बाद से हम कंटिन्यूसली मिल करने की कोशिश कर रहे हैं और अपना नैरेटिव दे रहे हैं। और नैरेटिव वही है जो पिछले दिनों पहले हमने एक फ़ौजी अफसर का आपको सुनवाया था, जो कहते थे कि हम तो जो पाइप लाइनें उन पर भी हम ड्यूटी देते हैं, हमारा कुछ लेना देना कहीं नहीं। लेकिन फील्ड मार्शल बज़िद हैं, वो सदर ट्रंप के सामने भी वो ट्रे उठाकर खड़े हैं कि जनाब ये नवादरात बेचने आया हूँ मैं। वो बज़िद हैं, वो कराची के अंदर जाकर बिजनेसमैनों से बात करते थे कि मैं ही सब कुछ ठीक करूँगा। वो वाशिंगटन डीसी में आए तो यहाँ पर उन्होंने लोगों से खिताब करते हुए कहा था कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो जब तक ठीक नहीं होती मैं नहीं जाऊँगा, मैं इधर ही हूँ, मैं आर्मी चीफ ही रहूँगा। ये उनके तकरीबन अल्फाज थे, कहने का मैसेज ये था कि मैं इधर ही हूँ। और फिर अगले जुमले में कहा कि पाकिस्तान की मईशत मुझे 2035 तक ठीक होती नज़र नहीं आती। तो वाशिंगटन डीसी में वो ये बताकर गए कि मैं 2035 तक इधर ही हूँ। आज जितनी स्टेटमेंट्स मैं पढ़ रहा हूँ, हमें बुज़दिल दुश्मन भारत के खिलाफ ऑपरेशन के बारे में बताया गया, ऑपरेशन मार्का हक के बारे में भी आगाह किया गया। स्टूडेंट गौहर अली, खैबर पख्तूनख्वा में जारी ऑपरेशन में हमारे जवानों को दरपेश मुश्किलात के बारे में भी हमें आगाह किया गया। हमारे तमाम सवालात को बड़े अच्छे तरीके से सुना गया, बिना किसी रुकावट के हमें जवाब दिए गए। वानिया रियाज ने ये कहा है स्टूडेंट ने, इस नशिस्त से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। इस तरह के सेशन होने चाहिए ताकि स्टूडेंट्स के दिमाग में सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में जो गलत फहमियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएँ। स्टूडेंट वानिया रियाज कह रही हैं, हमें बताया गया कि पाक फ़ौज मुख्तलिफ हालात में दुश्मन ममालिक से कौम की कैसे हिफाजत करती है। स्टूडेंट फातिहा तारिक ने यह कहा है, मतलब मुझे ये बताइए कि हम ऐसे काम ही क्यों करते हैं कि गलत फहमियाँ, कौन सी कौम है जिनके जहनों में उनकी फ़ौज के लिए गलत फहमियाँ पैदा होती हैं। ये ज़ाहिर है ऊपर बैठे चंद लोग ऐसे काम करते हैं कि जिससे फिर वो गलत फहमियाँ पैदा होती हैं। ये ज़रा वीडियो देखिए, ये आज सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही है, पुरानी भी हो सकती है क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आजकल टेक्नोलॉजी का इतना तेज़ी से हर चीज़ होती है। हमने कोशिश तो की इसके बारे में मालूम करने की और हमें यही मालूम हुआ कि ये सवात मटा या किसी उस इलाके से है। बहरहाल जहाँ से भी है हम इसे नामालूम ही कहेंगे क्योंकि हतमी हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो नामालूम इलाका ही कहेंगे। लेकिन बताया हमें ये गया कि सवात मट्टा से है, लेकिन मैं इसकी जिम्मेदारी इसलिए नहीं ले सकता कि हमें हतमी तौर पर नहीं पता। लेकिन आप ज़रा स्क्रीन पर देखिए, बड़ी स्क्रीन पर देखिए इसे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। स्टूडेंट्स और फौजी एहलकार आमने सामने हैं, बॉडी लैंग्वेज देखिए दोनों साइड्स की,
तशनगी देखिए, दोनों साइड में दर्जा हरारत देखिए, ये मामलात को किस तरफ लेकर आए हैं और मामलात को हम किस तरफ लेकर जा रहे हैं। मैंने जैसे कहा कि हो सकता है ये वीडियो मट्टा स्वाद की ना हो सकता है चंद दिन पुरानी हो, लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आजकल थोड़ी सी मटा में स्वाद में शायद थोड़ी सर्दी हो, खुनकी हो, बच्चों ने स्वेटर कोई नहीं पहन रखा, इसलिए मैं यहाँ से खुद ही अंदाज़ा लगा रहा हूँ। एथिकली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आपके सामने जो रियल पिक्चर हो वो रखें। तो बहरहाल अगर ये चंद दिन पुरानी भी है तो फिर भी मामला तो वही है कि आवाम के जज्बात देखिए, और आप कहते हैं कि ये जो दिलों के अंदर फ़र्क है ये आ गए हैं, इसमें कुछ आपको भी सोचना पड़ना है कि आपने क्या किया है और मामलात आप कहाँ तक ले गए हैं। दूसरी तरफ कश्मीर में जो कुछ कर रहे हैं, आपने कल भी वीडियोस देखी, जैसे वहाँ पुलिस वालों की यूनिफॉर्म्स जो हैं वो चौकों में लटकी हुई हैं, और वहाँ से अब मटा में जो हमने आपको दिखाया वो देखा, वहाँ से जो शौकत नवाज़ है उनकी एक नई वीडियो आई है जिसमें वो ब्रिगेडियर साहब को, ब्रिगेडियर फाइक का नाम तो नहीं वो ले रहे, लेकिन उन्हीं को वो पैगाम दे रहे हैं दबे लफ्ज़ों में। पहले तो उन्होंने नाम लेके भी उनके खिताब किए हैं, पहले हमने वीलॉग्स में आपको दिखाया है जिसमें उन्होंने ब्रिगेडियर फाइक साहब का नाम लेकर उनको पैगाम दिया कि आपने जो पंजाब में काम किया यहाँ ना करें। हमने बरामद करना और किसी भी सूरत जो उस डायरेक्टर जो डीजी आईएसआई फाइक है यहाँ पे जो कश्मीर के अंदर लाया गया, जो पाकिस्तान के अंदर से पूरा एक स्क्रिप्ट उठा के लाया कि उसने किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर एक सियासी जमात को बिल्डआउट किया। हम उसको बार बार ये बात कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान नहीं है, ये कश्मीरी लोग हैं। अगर कश्मीरियों का सबर टूट गया तो फिर तुम में और हिंदुस्तान में कोई फर्क नहीं रहेगा। अभी भी वो उन्हीं को पैगाम दे रहे हैं। क्या पैगाम दे रहे हैं सुने। के कंटेनर्स लगाकर रास्ते भी बंद करने की जो है वो इतलात मौसूल हो रही हैं। इसका अमल जब होगा सर, ये वो मौसूफ जो यहाँ पे एक पंजाब का ट्रेंड लेके यहाँ पे आए हैं, मैंने उनको पहले भी ये पैगाम भिजवाया था, ये कश्मीर है, कश्मीर के लोग बाजुरत बाज़मीर बागैरत लोग हैं, ये बेगैरत नहीं है। आप कंटेनर लगाएं, जो मर्जी लगाएं, अगर ये लोग अपनी जगहों पे ना पहुंचे, मैं अपना नाम जो है वो बल्दियत बदला दूंगा। सुन लिया आपने। तो ये सूरत हाल है, एक तरफ हमने कश्मीर की बना दी है, केपी में क्या है, बलूचिस्तान में क्या है वो हमें पता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कश्मीर की सूरत हाल पर बहुत ज़्यादा तशवीश का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि ये जो जानी नुकसान हुआ है ये गलत हुआ है और सबको जो हुकाम है, जो गवर्नमेंट है, उन्हें होश के नाखुन लेने चाहिए। मतलब इसमें अब इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं और वो भी बातचीत कर रही हैं। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉलिटिकल खबरों की तरफ आ जाएं। इमरान खान ने अली अमीन से बाकायदा इस्तीफ़ा लिखवा कर रख लिया है। अली अमीन गंडापुर को बता दिया गया है कि आप मज़ीद इस ओहदे पर नहीं रह सकते और वज़ारत आला के उम्मीदवार के लिए 3 नाम मांग लिए गए हैं। अली अमीन से 3 घंटे की मुलाकात करवाने के लिए जज को सरकारी गवाहान को इंतज़ार करवाना पड़ा, लेकिन खान साहब के पास गंडापुर पर पूरी चार्जशीट मौजूद थी। साबिर शाकिर साहब का ये दावा है, उनकी ये खबर है, मैं ज़िम्मेदारी बिल्कुल नहीं ले सकता, ना ले रहा हूँ वाज़ेह अल्फाज में, क्योंकि मेरी ये खबर नहीं है। साबिर साहब बड़े ही मोतबर जर्नलिस्ट हैं, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, इसलिए खबर को शामिल किया, लेकिन ये खबर मेरी नहीं है, ना ही इसकी ज़िम्मेदारी मेरी है। जो खबर है मैंने आपको रख दी। अगर ये खबर दुरुस्त है तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, आने वाले दिनों में आपको फिर बहुत सारी चीज़ें हिलती नजर आएंगी, लेकिन कम अज़ कम मैं फ़िलहाल इस खबर की ना तरदीद कर सकता हूँ ना तस्दीक कर सकता हूँ। आगे अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला बनने के बाद तासर दे रहे हैं कि जैसे वो इमरान खान हैं, उनके करीबी दोस्तों ने भी उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो पीछे नहीं हट रहे। उन्होंने मुतअद्दिद काबिल अफसरान को OSD बना दिया है। इन्हें खदशा है कि अगर अलीमा खान तक ये मालूमात पहुंची तो इमरान खान तक पहुंच जाएंगी, इसलिए वो अलीमा खान को अपने लिए खतरा समझते हैं। मुश्ताक यूसुफजई साहब ये फरमा रहे हैं। आगे असद कैसर साहब का एक बयान रिपोर्ट हो रहा है, वो कह रहे हैं कि इमरान खान ने कहा कि मुझे इन चीज़ों का, काबीना तब्दीली, शहराम, असद कैसर के भाइयों की काबीना से बेदखली में कोई दिलचस्पी नहीं है और ना मैंने ऐसा कुछ कहा है। असद कैसर साहब का ये बयान मीडिया में चल रहा है कि जो कुछ भी हुआ है काबीना में तब्दीली, ये शायद गंडापुर साहब ने खुद की है। इमरान खान साहब ने कहा है कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, मैंने ऐसे कोई अहकामात नहीं दिए। नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर ने पिछले 4-5 माह के दौरान इमरान खान से मिलने की कोशिश ही नहीं की थी। वो इमरान खान से नहीं मिलना चाहते थे, इन्हें पता था कि अगर मैं मिला तो बहुत से इश्यूज़ खड़े हो जाएंगे, इसलिए उनका मौक़िफ़ रहा कि मुझे तो इजाज़त ही नहीं मिलती, लेकिन असल में वो जाना ही नहीं चाहते थे और इनकी अंडरस्टैंडिंग थी कि मुझे इजाज़त मत दीजिएगा। नजम सेठी साहब दूसरे लफ्ज़ों में वाज़े तौर पर ये खबर दे रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं गंडापुर साहब के ऊपर कि वो फ़ौजी जो जनरल्स हैं उनके साथ मिलके जानबूझ के वो इमरान खान को नहीं मिल रहे थे। ये नजम सेठी साहब का उन पर इल्ज़ाम है। अब फिर अगर ये इल्ज़ाम उनका फॉर एग्ज़ाम्पल दुरुस्त है तो फिर ये भी देखना पड़ेगा कि उस दिन गंडापुर साहब की अचानक से मुलाकात कैसे हो गई इमरान खान साहब के साथ। वो मुझे ये लगता है कि वो जनरल्स की साजिश थी और वो वाज़े तौर पर
चाहते थे कि मुलाकात हो, और फिर बाहर आके गंडापुर साहब ने अलीमा खानम साहबा के ऊपर एक वीडियो जारी कर दी, और मकसद यही था कि वो जो 20 नुकाती हमने जो धंधा किया था पर गंदा है, उसके ऊपर लोग डिस्कशन ना करें। फील्ड मार्शल भी इसीलिए मंजर से गायब है, आपको कहीं नज़र नहीं आ रहे। तो यही वजह थी अली अमीन साहब की मुलाकात करवाने की भी, क्योंकि अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी को दरख्वास्त दे दी है कि वो मेरी इमरान खान से मुलाकात करवाएं। वैसे क्या, मैंने आपको कहा था ना, बाकी मानदा दिन इस मुल्क में जब तक फील्ड मार्शल की एक्सटेंशन का फैसला नहीं होता सर्कस ही रहेगी। क्या सर्कस नहीं, हमारे जर्नल्स भी खेलते। उस दिन अली अमीन गंडापुर के लिए दरवाजे खुल गए, गाड़ी जेल के अंदर गई, मुलाकात तय नहीं थी, कुछ भी नहीं, अचानक मुलाकात हो गई, 3 घंटे मुलाकात जारी रही। अब दोबारा दरख्वास्त देनी पड़ रही है सुप्रीम कोर्ट में। ऐसे कौन लोग हो तुसी, मैं क्या कहूँ इसको, मतलब अवाम के तो ऐसा लगता है इन्हें कि पैदाइशी तौर पर माथों पे चे लिखा हुआ है जब अवाम पैदा हुई है। इतना अहमक समझते हैं ये लोगों को, मैं क्या कह सकता हूँ। मुजीबुर रहमान शामी साहब का, बहुत ही सीनियर तज्जिया निगार हैं और सहाफ़ी हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनका तज्जिया है कि अली अमीन गंडापुर 2 कश्तियों के सवार हैं, और मुझे लगता है कि उनकी दोनों कश्तियाँ डामाडोल हैं। धोबी के दोस्त ना घर के रहते हैं ना घाट के। अब चलें, उनकी ज़रा नवाजी है कि उन्होंने दोस्त का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, और अच्छी बात है, यही करना चाहिए, लेकिन बहुत ही सख्त किस्म की वो अली अमीन गंडापुर पर तनकीद कर रहे हैं कि वो 2 कश्तियों के सवार हैं। उसके बाद हारून रशीद साहब कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर पार्टी को छोड़ चुके हैं। मेरा अंदाज़ा है कि कल उनकी इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी। मेरी नज़र में अली अमीन गंडापुर का वही अंजाम होगा जो बेवफा लोगों का होता है। यह हारून रशीद साहब का तज्जिया है। तो ये सूरत हाल थोड़ी सी आपको जो KP में हो रही है, इससे आपको वाज़ेह होगा। दूसरी तरफ अली अमीन गंडा